हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो सेशन है बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट के लिए फुल मॉक टेस्ट यानी कि फुल प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे और ये हमारा फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है बिहार पुलिस 2024 के लिए। फ्रेंड्स देखिए, इसमें टोटल 100 प्रश्न है और ये सारे के सारे 100 प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल वही पैटर्न है जो आपके एग्ज़ाम यानी कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम का 2024 में जो पैटर्न है। फ्रेंड्स देखिए, इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको 5 सेट करा दिया था। जिन्होंने भी इन सेट्स को नहीं लगाया है ज़रूर लगा लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट से रिलेटेड सभी और लगातार आपको अपडेट्स मिलते रहें। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर देंगे और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी है आप वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और इसको शेयर कर दीजिए ताकि सेशन से और भी लोग जुड़ जाएं और सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। देखिए, जिनका 7 अगस्त को पेपर है उनके पास समय अब बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा। करंट का मैंने आपको 400 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस सेट का कटअप जो है 70 निर्धारित किया है और सभी कैटेगरी के लोगों के लिए 70 प्रयास करिए कम से कम इसमें लाने का। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग आज का सेशन। चलिए देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए। देखिए पहला प्रश्न ही कितना इंपॉर्टेंट है, कितना स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न है। चलिए प्रश्न पढ़िए कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। आंसर सबको लाइव चैट में कमेंट करके बताना है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। देखिए यहाँ पर पुनर्जागरण के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रश्न बनता है वर्ल्ड हिस्ट्री से बिहार पुलिस में। देखिए पुनर्जागरण की शुरुआत जो है यह इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी। ये पहले ही आपको बताया हुआ है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, रिवीजन हो जाएगा आपका। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी। अच्छा ये देखिए, गौरवपूर्ण क्रांति, अंग्रेजी में इसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। तो देखिए ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? तो 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, ठीक है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है किस घटना से माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1789 में, 1789 में, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 1789 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उस समय अगर पूछा जाएगा कि फ्रांस का शासक कौन था, तो फ्रांस का शासक उस समय लुई 16वां था। लुई 16वां था। फ्रांस की क्रांति का नारा आपको याद रखना है। फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति की देन है, किस क्रांति की नारा है, तो याद रखेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति। क्लियर? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ें। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? नेपोलियन के बारे में मैंने कई दफ़ा आपको बताया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वाटरलू की लड़ाई याद रखिएगा 1815 में हुई थी वाटरलू की लड़ाई, ठीक है। इसमें नेपोलियन को जो है बंदी बना करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था। सेंट हेलेना द्वीप पर, कहाँ पर? सेंट हेलेना द्वीप पर, जहाँ पर 1821 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसने 1804 में, नेपोलियन ने 1804 में एक सिविल कोड लागू किया था जिसको कि नेपोलियन संहिता कहा जाता है। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसका आंसर बताइए कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था। नेपोलियन ने अपनी विजयों द्वारा विभिन्न जर्मन राज्यों को राइन संघ के अंतर्गत संगठित किया था। किस संघ के अंतर्गत संगठित किया था? तो राइन संघ के अंतर्गत संगठित किया था, यानी कि राइन संघ की स्थापना नेपोलियन ने जर्मनी में किया था। चलिए दूसरा प्रश्न के बाद तीसरा प्रश्न कर लेंगे कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। अच्छा, दास कैपिटल तो कई दफ़ा मैंने बता दिया है। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये कार्ल मार्क्स की रचना है, ठीक है। दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बताइए दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था?
देखिए इसका पहला संस्करण जो है 1867 में, पहला संस्करण 1867 में बर्लिन में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1867 में पहला संस्करण इसका प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न पढ़िएगा कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ। लोग इसका आंसर कमेंट करिए। चलिए राइट आंसर इसका रूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। हिंद चीन से संबंधित प्रश्न बिहार पुलिस में जो CSBC है, यह बिहार पुलिस का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो यह बार बार पूछती है। चलिए हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे पहले ये जान लीजिए। तो हिंद चीन में कंबोडिया, लाओस और वियतनाम शामिल है, इसमें चाइना शामिल नहीं है। तो हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। ठीक है, ये चीन से आप ऐसा मत समझिए कि चीन इसमें शामिल था। ठीक है, चीन शामिल इसमें नहीं था। चलिए भारत भी नहीं था, हिंद लिखा हुआ है तो भारत भी नहीं था। हिंद चीन में यही तीनों देश थे, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। छठा प्रश्न देखिए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। चलिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। अगर आप डेट भी जानते हैं तो डेट भी साथ साथ लिख करके कमेंट कर दीजिएगा, डेट सहित वर्ष लिख करके कमेंट कर दीजिए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तारीख और सन दोनों लिख दीजिए। देखिए गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। यह 5 मार्च 1931 को हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। अब यहाँ से मैं आपका 3-4 प्रश्न कवर करवाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए फ्लाइंग शटल पूछा गया है। सबसे पहले तो पूछा जाता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। सबसे पहले पूछा जाता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार मैं आपको बता देता हूँ। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है यह जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। ठीक है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है ये जॉन के ने किया था। किसने किया था, जॉन के ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जॉन के ने किया था। क्लियर है। अच्छा, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था, तो वाटर फ्रेम का आविष्कार जो है रिचर्ड आर्कराइट ने किया था, रिचर्ड आर्कराइट ने किया था, रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। यहाँ मैं लिखता हूँ रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था। क्लियर है, वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था। चलिए और यहाँ पर देखिएगा ये जो कार्टराइट है, एडवर्ड कार्टराइट, एडवर्ड बना लीजिए, कहीं एडमंड भी लिखा मिल जाएगा। एडवर्ड कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया था, तो एडवर्ड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया था, पावर लूम का आविष्कार किया था। ठीक है, सब आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी। सर्वप्रथम मुंबई में सूती कपड़ा मिल की स्थापना पूछा गया है कि कब हुई थी। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1854 में, 1854 में भारत की पहली कपड़ा मिल बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल की स्थापना की गई थी। बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल, यहाँ मैं लिखता हूँ बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल की स्थापना हुई थी 1854 में। ठीक है, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी। 1917 में जो है भारत में जूट मिल स्थापित कहाँ पर हुई थी। तो फ्रेंड्स देखिए यह स्थापित कहाँ पर हुई थी, सभी लोग आंसर कमेंट करिए, लगाइए इस प्रश्न को, इसका राइट आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स ये कोलकाता में हुई थी। ठीक है, कलकत्ता में हुई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन, देखिए ये प्रश्न नया है आपके लिए, बताइए इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ हुआ था। इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन कब हुआ था। 1688 में मैंने आपको बता दिया, गौरवपूर्ण क्रांति, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, चलिए बताइएगा इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन कब शुरू हुआ था। देखिए यह जो चर्चिस्ट आंदोलन था यह एक श्रमिक आंदोलन था, यह एक श्रमिक आंदोलन था। ठीक है, यह एक प्रकार का श्रमिक आंदोलन था 1838 में। ध्यान रखिएगा 1838 में श्रमिकों ने अपनी मांग का एक प्रपत्र तैयार किया था और उसी को आधार बना करके एक चार्टर तैयार किया गया था और इसी चार्टर को मानने वालों को चार्टिस्ट कहा गया, इसलिए इसका नाम चार्टिस्ट आंदोलन पड़ा। 1838 इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। अच्छा, कहाँ पर हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो देखिए ये जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है यह न्यू हैम्पशायर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, यह न्यू हैम्पशायर में हुआ था, यह न्यू हैम्पशायर में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था, तो ये 1944 में हुआ था। और इसी में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इसी में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको कि वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स की ट्विन कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि ब्रेटन वुड्स का ट्विन किसको कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कहा जाता है। इन दोनों की स्थापना इसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए, 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था। संवाद कौमुदी का प्रकाशन 1861 में हुआ था और इसका प्रकाशन किसने किया था। चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिए, समय बिल्कुल मत लीजिए, जितना जल्दी हो सकता है आंसर कमेंट करिए। चलिए राइट आंसर इसका राजा राम मोहन राय हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का इनको जनक कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। आत्मीय सभा की भी स्थापना इन्होंने ही किया था, आत्मीय सभा की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक बार सभी लोग प्लीज़ फ्रेंड्स सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए, प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया था। प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया था। सभी लोगों को अपना अपना स्कोर कमेंट करना है। जब सेशन समाप्त होगा तो आप लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा। बताइए, प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया था। क्या लगता है, इसका आंसर आप लोग दे पाइएगा। चलिए, जिनको पता है आंसर दीजिए, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग भी आंसर कमेंट करिए, तुक्का लगाइए, कहीं सही हो जाए आपका। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स ये 1954 में हुई थी। 1954 में जो है प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का सुझाव दिया था। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। यह किसने कहा था, यह स्टेटमेंट किसका है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो फ्रेंड्स यह कहा था मार्टिन लूथर किंग ने, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। मार्टिन लूथर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आधुनिक प्रजातंत्र को किस रूप में जाना जाता है। आधुनिक प्रजातंत्र को किस रूप में जाना जाता है। इसी तरह का लेवल होता है बिहार पुलिस में, इसीलिए लगता है कि अजूबा प्रश्न पूछा गया है। बताइएगा आधुनिक प्रजातंत्र को किस रूप में जाना जाता है। तो आधुनिक प्रजातंत्र को जो है प्रातिनिधिक प्रजातंत्र के रूप में जाना जाता है, प्रातिनिधिक प्रजातंत्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर नहीं पूछा गया, एग्जाम में भी प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए संघ राज्य की विशेषता क्या क्या है। तो एक तो लिखित संविधान है, बिल्कुल लिखित संविधान यहाँ पर दिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है, याद रखिएगा। शक्तियों का विभाजन है, उसके बाद कठोर संविधान है, दोहरी राजनीति है, इकहरी शासन नहीं, दोहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, शक्तियों का विभाजन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी कि सर्वोच्च न्यायपालिका। क्लियर, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, सोचिए थोड़ा देर 5 सेकंड और आंसर फटाक से कमेंट कर दीजिए। देखिए फ्रांस की क्रांति का बिल्कुल दिखता है, अमेरिकी क्रांति का भी दिखता है, बोल्शेविक क्रांति ये रूस में हुई थी 1917 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका भी दिखता है। चीनी क्रांति का नहीं दिखता है। चीनी क्रांति कब हुई थी, आगे प्रश्न आपको मिलेगा, 1911 में चीन की क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई।
नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी ये 12 जुलाई 1982 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। कहाँ पर हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा, चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका 1986 में हुई थी। 1986 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी 1986 में ही लागू किया गया था। 1986 में ही अधिनियमित हुआ था, तो साथ साथ यह भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई थी? बताइए, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू की गई थी कब? राइट आंसर इसका जल्दी से कमेंट करिए। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। अगर इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाएं तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि आप पढ़ करके जा रहे हैं। चलिए, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू कब की गई थी? तो फ्रेंड्स देखिए 1983 में हुई थी। 1983 में, ठीक है, पहली बार। उसके बाद दूसरी बार 2002 में, और आखिरी बार तीसरी बार 2017 में। तो ये तीनों आप समय याद रखिएगा, ठीक है। 1983 में भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर कि पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण के संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। देखिए ये हुआ था कब? तो ये 1972 में हुआ था, 1972 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो स्वीडन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो स्वीडन में हुआ था। स्वीडन में कहाँ? तो स्वीडन में स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक है, स्टॉकहोम में हुआ था। यह पहला पर्यावरण सम्मेलन था, ठीक है, पहला पर्यावरण सम्मेलन, ठीक है, 1972 स्वीडन स्टॉकहोम में हुआ था। ध्यान रखिएगा, पहला पृथ्वी सम्मेलन तो आपको याद ही हो गया, इतनी बार मैं बताया हूँ। 1992 में रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन क्या है? सबसे पहले तो ये जानना महत्वपूर्ण है। अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर आप आसानी से कमेंट कर देंगे। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन जो है एक मादा हार्मोन है, ठीक है, यह एक मादा हार्मोन है, याद रखिएगा। तो यह स्रावित कहाँ से होगा? तो अंडाशय से। अच्छा, अगर पूछता कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? तो फ्रेंड्स यह वृषण से स्रावित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? कौन सा एंजाइम जो है यह इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? चलिए राइट आंसर कमेंट करिए, सोच समझ करके आंसर कमेंट करिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह एंजाइम जो है यह कौन सा एंजाइम है? तो यह लाइपेज है। कौन सा एंजाइम है? तो यह लाइपेज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा पेप्सिन और ट्रिप्सिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी में टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? कितना ऊर्जा मुक्त होती है? पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होती है? चलिए बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, और एक बार प्लीज़ फ्रेंड्स जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जल्दी से एक बार सेशन को लाइक करिए, और आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन का कारण है। अगर आप सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करने का तरीका एक ही है, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे ग्रुप्स में शेयर करना, ठीक है। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए करेक्ट आंसर इसका 30.5 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। ये आप एडजेक्ट याद रखिएगा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, ये जो हाइड्रा है इसमें प्रजनन जो होता है ये अलैंगिक विधि से होता है। किससे? अलैंगिक, अलैंगिक, ठीक है, अलैंगिक। तो यहाँ पर देखिए लैंगिक लिखा गया तो ये गलत हो जाएगा, अलैंगिक विधि से होता है। हाइड्रा में प्रजनन जो है यह मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से होता है। मुकुलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक अमीबा में बड़ा पूछा जाता है। अमीबा में जो होता है, अमीबा में भी अलैंगिक प्रजनन होता है, और इसमें द्विखंडन विधि से होता है, ठीक है, बाइनरी विखंडन या द्विखंडन कहिए, एक ही बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 कर लेंगे कि पायरूट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है, और यह क्रिया जो है यह कहाँ पर होती है? चलिए बताइएगा। पायरूट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलता है, और यह क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा।
करेक्ट आंसर सभी लोग करिए, कमेंट करके बताइए, लाइव चैट में कमेंट करिए, जल्दी से बता दीजिए। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। मिक्स मत कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर आप याद है फटाफट बता दीजिए। C6H12O6 होता है। तो पूछा गया ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है? तो कार्बन इसमें 6 है तो 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन पूछेगा तो 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन पूछेगा तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक निम्न में से किसे कहा जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह और ब्लड बैंक। तो कब्रगाह तो आपको पता ही चल गया, यह किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यह प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, प्लीहा को कहा जाता है और इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद किस में पाया जाता है? जल्दी से सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिए। कूटपाद किस में पाया जाता है? तो आपको भलीभांति पता है कि अमीबा जो है यह भोजन ग्रहण कूटपाद के द्वारा करता है। तो अमीबा में पाया जाता है, कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। बार बार बोलता हूँ लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा गया है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ये आपको कंठस्थ याद रखना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब आप ऑप्शन कमेंट कर दीजिए कि किस ऑप्शन में दिया गया है। फटाक से ऑप्शन कमेंट करिए। 94,163 वर्ग किलोमीटर और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ये भी आंकड़ा आप याद रखिएगा। ठीक है, बिहार स्पेशल वाला 2 वीडियो मैंने कवर कराया हुआ है। ठीक है, दोनों को देख लीजिएगा। अगर आप उतना देख लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपका बिहार से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो कवर हो जाएगा। बिहार से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न बिहार पुलिस में नहीं बनता है, इसलिए गुमराह मत होइए। बिहार जीके लगातार सीरीज चल रहा है, वहाँ समय बर्बाद मत करिए। ठीक है, चलिए जनगणना एक बार पढ़ लीजिएगा। जनगणना से प्रश्न बिहार पुलिस में बनता है और शाम में ही मैं आपको बिहार की जनगणना का वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? पानी में डाली गई छड़ी जो है यह टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण कौन सी घटना है? बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो राइट आंसर आपको पता है, यह प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, चलिए सिक्का अपने तल से उठा हुआ दिखाई देता है पानी में, यह भी प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को इनमें से कौन नियंत्रित करता है? चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, मैं मात्र 5 सेकंड वेट करूंगा। चलिए 1 2 3 4 5। चलिए परितारिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह 5 सेकंड मात्र लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर की वस्तु को हटा लेने के बाद भी, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्रपटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? वो छवि जो है नेत्रपटल पर कितने समय तक रहता है? ये एडजेक्ट याद रखिएगा, 1/16 सेकंड तक, 1/16 सेकंड तक। कहीं कहीं आपको 1/15 एग्जाम में मिल जाएगा तो आप 1/15 पर लगा दीजिएगा, अगर 1/16 नहीं रहेगा तब। ठीक है, और ऑप्शन में इनमें से अगर कोई नहीं है तब आप इनमें से कोई नहीं ही लगाइएगा, ध्यान से। चलिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? चलिए बताइएगा, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में संरक्षित है? जल्दी से अनुच्छेद कमेंट करिए। अच्छा यहाँ पर देखिएगा अनुच्छेद 19 तो आपको याद ही है, अभिव्यक्ति और अन्य स्वतंत्रता दिया गया है इसमें। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है निजता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 21। ठीक है,
इसी में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। चौथा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। चौथा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो रहा था ये 69 से 74 रहा था। ठीक है, 69 से 74 रहा था, 1969 से 1974 तक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना पूछा गया है। चलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये बड़ा पूछा जाता है। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा में है। और इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्लियर है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1948 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। चलिए छऊ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, लगाइए इस प्रश्न को। छऊ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, सभी लोग लगाइए इस प्रश्न को और आंसर कमेंट करिए। छऊ लोक नृत्य जो है यह संबंधित है किस राज्य से, तो यह संबंधित है झारखंड से, झारखंड से संबंधित है। ठीक है, झारखंड से संबंधित है। अच्छा उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में रासलीला, रासलीला और नौटंकी, यह उत्तर प्रदेश का है, रासलीला और नौटंकी। ठीक है, गुजरात का तो आपको याद ही होगा, डांडिया, गरबा, ये सब गुजरात का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ये मैंने आपको बता ही दिया, बिहार का क्षेत्रफल मैंने अभी बताया था 94,163 वर्ग किलोमीटर है और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा दर्रा इसमें से मणिपुर राज्य में स्थित है। कौन सा इसमें से दर्रा जो है यह मणिपुर राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसमें से कौन सा दर्रा जो है यह मणिपुर में स्थित है, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। मणिपुर में स्थित दर्रा जो है इसमें से तुजू दर्रा है। तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर में है, तुजू दर्रा। ठीक है, तुजू दर्रा मणिपुर में है। एक मिनट रुक जाइए, तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर में है। ठीक है, अच्छा दीफू कहाँ पर है, दीफू दर्रा अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा। दीफू दर्रा, यांगयाप दर्रा, बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा, जलेजपा दर्रा ये सिक्किम में है। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर, कि निम्न में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है। चलिए सभी लोग इसका एक बार जल्दी से आंसर कमेंट कर देंगे कि कर्क रेखा जो है यह किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। चलिए बताइएगा, आंसर कमेंट करिए कि कर्क रेखा किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है फ्रेंड्स, देखिए कर्क रेखा जो है यह भारत से होकर के गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है, ओमान से भी गुजरती है, म्यांमार से भी गुजरती है, चाइना से भी गुजरती है, बांग्लादेश से भी गुजरती है, UAE से भी गुजरती है, ओमान से भी गुजरती है, सऊदी अरबिया से भी गुजरती है। तो ये मैंने एशियन कंट्री आपको बता दिया और ये 3 महादेश से होकर के गुजरती है। कौन कौन से ये महादेश हैं, तो ये एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया और उत्तरी अमेरिका हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका से होकर के भी यह गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान से होकर के नहीं गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, जरा उंगली पर काउंट करेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के यह गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है। चलिए 41 नंबर है कि चीनी क्रांति कब हुई थी। यह मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, चीनी क्रांति कब हुई थी। तो देखिए चीनी क्रांति जो हुई थी यह 1911 में हुई थी। चीनी क्रांति 11 में हुई थी और इस क्रांति का नायक कौन था, तो सन्यात सेन थे। सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। इन्होंने एक पार्टी स्थापित किया था, उस पार्टी का नाम कुओमिंतांग पार्टी था, कुओमिंतांग पार्टी था। ठीक है, कुओमिंतांग पार्टी था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है यह कौन सा है। चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार पूछेगा तो यह तिब्बत का पठार है।
सबसे विस्तृत पठार पूछेगा तो तिब्बत का पठार है। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप अगर पूछेगा तो याद रखिएगा यह अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप है। चलिए उसके बाद देखिए, कोशिश करिए आप लोग 50% नंबर ला लीजिए इसमें, ठीक है। स्कोर बताइएगा तभी मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। चलिए, किस सल्तनतकालीन शासक ने नौरोज़ उत्सव मनाना प्रारंभ करवाया था? नौरोज़ उत्सव मनाना किसने प्रारंभ करवाया था? चलिए बताइए। तो ये कौन सा सल्तनतकालीन शासक था? तो यह गुलाम वंश का शासक था, इसका नाम बलबन था। इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, ठीक है, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। और इसने नौरोज़ त्यौहार मनाना प्रारंभ करवाया था। नियामते खुदाई की उपाधि धारण किया था इसने। ये प्रश्न पूछा गया था कि किसने नियामते खुदाई की उपाधि धारण किया था? तो बलबन ने किया था, बिहार पुलिस में पूछा गया था। चलिए उसके बाद देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के शपथ का प्रावधान है? तो देखिए यह अनुच्छेद कौन सा? अच्छा, सबसे पहले बताइए कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इतना तो पता है आपको। और यह राष्ट्रपति जो के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और शपथ कौन दिलवाता है राज्यपाल को? तो उस राज्य के जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और यह किस अनुच्छेद के तहत शपथ का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 159 है, 159। क्लियर है? चलिए, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है यह कौन होता है? तो फ्रेंड्स, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है ये होता है कौन? तो ये महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है यह अनुच्छेद 165 के तहत जो है राज्यपाल करता है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और यह महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और महाधिवक्ता राज्य सरकार की विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है, ठीक है। तो ये महाधिवक्ता हो जाएगा। चलिए, और महान न्यायवादी जो है ये केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। चलिए, क्वेश्चन है 46 नंबर की, भारत में सर्वाधिक रामसर साइट्स किस राज्य में है? अच्छा, अभी रिसेंटली बिहार के नागी और नकटी पक्षी विहार जो है उसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। नागी नकटी जमुई में है, ठीक है ना। कांवर लेक को दिया जा चुका है कांवर झील, जो कि बेगूसराय में है। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील ही है, याद रखिएगा, कांवर लेक, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वाधिक रामसर साइट जो है ये किस राज्य में है? अभी वर्तमान में टोटल कितने रामसर साइट हैं? तो 82 हैं, और जिनमें से सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, 16, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक झील किस राज्य में है बताइएगा। लोकटक झील जो है यह किस राज्य में है? लोकटक झील जो है यह किस राज्य में है? तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना, मिड डे मील स्कीम की शुरुआत जो है ये कब हुई थी बताइए? मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए यह जो मध्याह्न भोजन योजना है इसकी शुरुआत जो है ये 1995 में हुई थी, 1995 में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1995 में। अगला प्रश्न हमारा कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? चले बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये होता है कहाँ पर? तो ये जो लसिका सेल है इसका निर्माण होता है बृहद अस्थि में, बृहद अस्थि में होता है, याद रखिएगा। तो ये बृहद अस्थि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लसिका में पाए जाने वाली कणिकाओं को लिम्फोसाइट कहा जाता है। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाओं को लिम्फोसाइट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लसिका घाव भरने में सहायक होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? जल्लीकट्टू जो है ये मनाया जाता है कहाँ पर? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में, और यह पोंगल से जुड़ा हुआ है। तो पोंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, और ओणम केरल में मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा साथ साथ। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? वर्धमान ट्रॉफी जो है यह संबंधित किससे है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, देखिए वर्धमान ट्रॉफी का संबंध जो है यह किससे है? तो वर्धमान ट्रॉफी का संबंध जो है ये वेट लिफ्टिंग से है।
भारोत्तोलन से है। क्लियर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना कब की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना जो है ये कब की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना जो है यह 1935 में किया गया था, भारत में विज्ञान को बढ़ावा देने और मानवता और राष्ट्रीय कल्याण के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 1935 हो जाएगा, 1935 जनवरी में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। अच्छा, लोकसभा की पहली महिला महासचिव के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ये स्नेहलता श्रीवास्तव थी। कौन? स्नेहलता श्रीवास्तव हैं लोकसभा की पहली महिला महासचिव। क्लियर है। और यहाँ पर राज्यसभा पूछा गया है तो ये हैं कौन? तो वीएस रमा देवी हैं। और वीएस रमा देवी जो हैं यह पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी हैं। साथ साथ यह भी आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद 55 नंबर देखिए कि हाल ही में जारी हुई वर्ष 2024 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी कि जो खुशहाली रिपोर्ट है उसमें भारत कौन से स्थान पर है, भारत को कौन सा स्थान मिला है। अच्छा, ये जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है यह जारी कौन करता है? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। और भारत का स्थान इसमें 126वां है, पहले स्थान पर फिनलैंड है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संज्ञान ऐप जो है एप्लीकेशन है, संज्ञान एप्लीकेशन किसके द्वारा जारी किया गया है। संज्ञान एप्लीकेशन को जारी किसने किया है बताइए? सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, रेलवे सुरक्षा बल या फिर इंडियन आर्मी ने। तो संज्ञान ऐप को जारी किया गया है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा देश, यहाँ पर देखिएगा, अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यह देश जो बना है ये वेनेजुएला है। अपना सभी ग्लेशियर इसने खो दिया है और ऐसा करने वाला यह विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, संविधान की उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। चलिए बताइएगा, संविधान की उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। उद्देशिका यानी प्रस्तावना की बात की जा रही है। चलिए आंसर फटाक से कमेंट कर दीजिए। तो ये यूएसए से लिया गया है और संविधान की प्रस्तावना का भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों को आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल होता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहली पूरी हो जाए यह अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक जो है ये किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है यह कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तिमिर का विलोम शब्द होगा। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए बताइएगा, तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा। तिमिर का विलोम शब्द जो होगा उल्टा बताना है। तो तिमिर मतलब क्या होता है। तिमिर का मतलब होता है अंधकार और तिमिर का उल्टा प्रकाश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश दिया गया है, अंधकार इसका पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बताइए। सभी लोग आंसर कमेंट करिए। हिंदी का प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है। कलेजा ठंडा होना इसका मतलब होता है मन में शांति होना। ठीक है, मन में शांति होना। दिल भारी होना, दिल भारी होना मुहावरे का अर्थ बहुत दुखी होना। आँख का पुतली होना मुहावरे का अर्थ बहुत प्रिय होना। ठीक है। कलेजा पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ धीरज रखना। ठीक है, सबूर कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी ईर्ष्यालु सही इसमें से कौन सा लिखा गया है ये आपसे पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर ईर्ष्यालु जो है ये वाला सही लिखा गया है, बाकी जितने भी ईर्ष्यालु लिखे गए ये सारे गलत हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गायक का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। गायक का सही संधि विच्छेद तो ये गय प्लस अक हो जाएगा। गय प्लस अक, या एक मिनट रुक जाइए, ये नहीं होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गय प्लस अक यहाँ पर दिया गया है। ठीक है,
यहाँ गय बना लीजिए ज़रा, यहाँ इस तरह से बना लीजिए, गायक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 कि किसी और स्थान पर, देखिए इन्वर्टेड कोमा है, किसी और स्थान पर, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? किसी और स्थान पर इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए किसी और स्थान पर इसके लिए एक शब्द अन्यत्र होगा। अन्यत्र मतलब कहीं और, किसी दूसरे स्थान पर, अन्यत्र। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 66 नंबर की कौन सी दो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं? कौन सी दो नदियाँ जो हैं ये अरब सागर में गिरती हैं? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी दो नदियाँ जो हैं ये अरब सागर में गिरती हैं? तो देखिए ये जो नदी जो है, यह नदी कौन सी है? तो यह नर्मदा और तापी नदी है। कौन सी नदी है? तो फ्रेंड्स यह नर्मदा और तापी नदी है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नर्मदा, तापी, माही, लूनी, घग्गर। ठीक है, ये सब नदियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई यानी कि फंडामेंटल यूनिट नहीं है? फंडामेंटल यूनिट नहीं है। चलिए मौलिक इकाई जो है कौन कौन सी हैं? तो 7 मौलिक इकाई हैं, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करें तो लंबाई, द्रव्यमान, तापमान का इसमें से अगर हम बात करें, मीटर, ठीक है, लंबाई का मीटर, तापमान का केल्विन, किलोग्राम, ये सारे मूल इकाई हैं। और प्रश्न में नहीं पूछा गया तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे ये मूल इकाई है। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है और उसके संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है कि क्या होगी? परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 14 है, तो इसका विन्यास 2, 8 और 4 होगा, यही होगा ना, यानी कि 2, 8, 10 और 4, 14। तो उसमें जो होगा कितना उसकी इलेक्ट्रॉनों की, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी? तो ये 4 होगी। कितना होगा फ्रेंड्स? 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? सभी लोगों को अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो देखिए यहाँ पर बिहार अगर दिया हुआ है तो बिहार सिर्फ एक ही देश के साथ सीमा साझा करता है, वो नेपाल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में नेपाल दिया गया है। इस तरह से आप इसको पकड़ सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्न में से कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा? यानी कि जीरो को प्रदर्शित इसमें से कौन सा नहीं करेगा? और यहाँ पर ऑप्शन में सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर 0 गुना 0 लिखा गया, इसको हटा लीजिए और 2/0 बना लीजिए। बताइए कि निम्न में से कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा? ऑप्शन में है 0/2, 1 गुना 0, 2/0 या फिर 2 गुना 0। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो आपको ये निश्चित रूप से पता होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे और सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। 71 नंबर है कि द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक किसने लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर फटाफट कमेंट करते चलिए सभी लोग कि द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए फ्रेंड्स, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक जो है इसको लिखा है लेनिन ने, व्लादिमीर लेनिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, यहाँ पर कार्ल मार्क्स की पुस्तकें आपको याद होगा, इनकी पुस्तक क्या है? तो दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, अच्छे तरीके से आपको याद होगा। और यहाँ पर देखिए लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है वार एंड पीस। ठीक है ना, वार एंड पीस किसकी पुस्तक है? तो याद रखिएगा लियो टॉल्स्टॉय की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है? अर्गो कैल्सीफेरॉल और एक होता है कोली कैल्सीफेरॉल। यहाँ पर देखिए कैल्सीफेरॉल तो लिखा ही गया है, कोली कैल्सीफेरॉल। ठीक है ना, और कैल्सीफेरॉल तो आपको पता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में आपको D2, D3 ये सब आपको दिख रहा होगा। तो देखिए अर्गो कैल्सीफेरॉल किसको कहा जाता है? तो देखिए अर्गो कैल्सीफेरॉल विटामिन D2 को कहा जाता है और कोली कैल्सीफेरॉल जो है ये कहा जाता है विटामिन D3 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? G20 काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका जो पिछला बार जो मेज़बानी किया था वो अपना देश प्यारा भारत ने किया था। और देखिए 2024 में G20 का जो शिखर सम्मेलन होगा ये किस देश में होगा? तो आपको याद रखना है ये ब्राज़ील में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील में किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए
74 नंबर है कि वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था वह कौन सा वर्ष है। वीवीआई क्वेश्चन है। पृथ्वी सम्मेलन यानी कि पहला पृथ्वी सम्मेलन पूछा गया है। फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, ठीक है ना। तो आपको पता है कि 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग है एक, और आपको मैं बता दूं कि देखिए क्लास 9th का और क्लास 10th का, ठीक है ना। मैं आपको इसका मतलब साइंस का और जो सोशल साइंस है उसका मैं आपको इसका एक वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा, जो कि बिहार बोर्ड का क्लास 9th और क्लास 10th का जो बुक है ना, सारा MCQ मैं आपको 1-2 दिन में 7 तारीख से पहले मैं आपको करवा दूंगा, महामैराथन सेशन, ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए वित्त आयोग क्या है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि वित्त आयोग की चर्चा जो है आपको पता है आर्टिकल 280 में है। और वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना, प्रत्येक 5 वर्ष पर। और अभी जो 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया अरविंद पनगड़िया को किया गया है, याद रखिएगा। और यह एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक संस्था है, क्योंकि संविधान में इसका आर्टिकल 280 में जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करने एवं अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करने और अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जिम्मेदारी जो होती है ये महासभा की होती है। और देखिए महासभा जो है हर दूसरे वर्ष बजट अनुमोदित करता है। और महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषाएं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हेग में है। आपको याद होगा फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका स्थापना 1946 में हुई थी। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, सरकारी भाषाएं हैं, यह आपका फ्रेंच और इंग्लिश है, फ्रेंच और अंग्रेजी है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पुस्तक ऑन कंट्राडिक्शन के लेखक कौन है। पुस्तक ऑन कंट्राडिक्शन वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है चैप्टर दिया गया है आपके सिलेबस में। वर्ल्ड हिस्ट्री से फ्रिक्वेंटली प्रश्न पूछा जाता है बिहार पुलिस के एग्जाम में। बताइए ऑन कंट्राडिक्शन के लेखक, तो फ्रेंड्स ये माओ जेडोंग है, माओ जेडोंग, ठीक है ना, माओ जेडोंग या फिर माओ त्से तुंग, एक ही नाम, एक ही व्यक्ति है। तो जेडोंग भी याद रखिए, कभी कभी माओ त्से तुंग न देकर के माओ जेडोंग दे दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली भारतीय महिला हैं ये मदर टेरेसा हैं। मदर टेरेसा को 1979 में जो है 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1980 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। बम्बई में नाविक विद्रोह या फिर नौसैनिक विद्रोह आपने पढ़ा होगा, रॉयल इंडियन विद्रोह जो था, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, ठीक है ना, ये शुरू कब हुआ था, याद रखिएगा। ये हुआ था कहाँ पर, तो बम्बई में। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हुआ था, ये मुंबई में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था, 18 फरवरी के दिन इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 1946 में नौसैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा बम्बई में। कब हुआ था तो भी याद रखना है, ठीक है, डेट सहित याद रखते हैं तो और भी बेटर है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेशम कीट पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है। रेशम कीट पालन का बताइए, रेशम कीट पालन का। मत्स्य पालन, ये जो मछली पालन होता है, मत्स्य पालन, ये तो आपको पता है, इस PC कल्चर कहलाता है, ठीक है ना, PC कल्चर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए AP कल्चर मधुमक्खी पालन है, केचुआ पालन वर्मी कल्चर है, और सेरी कल्चर यहाँ पर रेशम कीट पालन है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत से नहीं है। सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से इनमें से किसका संबंध नहीं है, नहीं पूछा गया है, बताइए। थोड़ा सा समय लीजिए, बट करेक्ट आंसर कमेंट करिए। बताइए निम्न में से किसका संबंध सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से नहीं है।
तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, होब्स, लॉक और रूसो का संबंध सामाजिक अनुबंध से है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपको पता भी है कि रूसो की रचना है, ठीक है ना। यहाँ पर मिल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें याकू जनजाति पाए जाते हैं। याकू जनजाति कहाँ पर पाए जाते हैं बताइएगा, इनमें से कहाँ पर याकू जनजाति पाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कांगो बेसिन में कौन सी जनजाति पाए जाते हैं, तो ये पिग्मीज जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है, पिग्मीज जनजाति पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे सहारा मरुस्थल में तो बद्दू जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर याकू जनजाति ये टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है ये दल बदल से संबंधित प्रावधान से संबंधित है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधान से संबंधित है, बताइए। दल बदल पर रोक लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था 1985 में, कौन सा संशोधन करके, 52वां संविधान संशोधन करके। और संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जिसके अंतर्गत दल बदल पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था। यहाँ पर 10वीं अनुसूची राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अकोशिकीय जीव है। अकोशिकीय यानी कि उसमें कोशिका नहीं है, बिना कोशिका का है, अकोशिकीय जीव कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है, तो देखिए इसमें से जो वायरस है, विषाणु होता है, ये अकोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा कब किया गया था, ये प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। फ्रांस में मानव अधिकार की घोषणा, देखिए राइट आंसर इसका बताना है। देखिए फ्रांस में जो मानव अधिकार की घोषणा हुई थी उसका मसौदा मार्क्विस डी लाफायट ने थॉमस जेफरसन के साथ मिलकर के तैयार किया था। अगर प्रश्न बनेगा कि फ्रांस में जो मानव अधिकार की घोषणा थी उसका मसौदा किसने तैयार किया था, तो यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ, मार्क्विस डी लाफायट ने किया था। किसके साथ मिल करके, तो थॉमस जेफरसन के साथ, थॉमस जेफरसन के साथ मिल करके, ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी घोषणा कब की गई थी, तो इसकी घोषणा किया गया था 27 अगस्त 1789 को, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में घोघा झील कहाँ पर स्थित है। घोघा झील, बताइए घोघा झील बिहार में कहाँ पर स्थित है। कांवर झील तो आपको पता है बेगूसराय में है, बड़ा फेमस है, और बार बार मैं बताता हूँ सरयामन झील है पश्चिम चंपारण में, ये भी आप याद रखिएगा। और भी बहुत सारे झील हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको याद रखना है ये घोघा झील जो है ये कटिहार में है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ज़रा ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, यहाँ पर विटामिन नहीं पूछा गया है, प्रोटीन पूछा गया है। तो ऐसा मत समझिए कि विटामिन समझ के फटाक से विटामिन के पर आप टिक लगा लीजिए। विटामिन पूछेगा तो आपको विटामिन के बताना है, लेकिन यहाँ तो प्रोटीन पूछा गया है। तो ये प्रोटीन कौन सा है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, तो ये फाइब्रिनोजन है, ठीक है ना, एक प्रकार का प्रोटीन है। और यहाँ पर हिपैरिन देख रहे हैं ना, हिपैरिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है, लेकिन हिपैरिन शरीर के भीतर रक्त को जमने से रोकता है, ठीक है। चलिए, और केराटिन आपको पता ही है, हमारे जो बाल होते हैं, नाखून होते हैं, ये केराटिन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89 नंबर कि भारत की अधिकांश वर्षा किस मानसून के कारण होती है। भारत की अधिकांश वर्षा किस मानसून के कारण होती है, बताइए। भारत की अधिकांश वर्षा जो होती है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक और शानदार प्रश्न है कि इंसुलिन के अतिश्रवण से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। अतिश्रवण से, इंसुलिन के अतिश्रवण से यानी कि ज़्यादा स्रावित होने से कौन सा रोग होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि इंसुलिन का जो कम श्रवण होता है, अल्प श्रवण होता है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इंसुलिन का जो कम श्रवण होता है, अल्प श्रवण होता है, इससे कौन सा रोग होता है, तो अल्प श्रवण से मधुमेह होता है। बहुत लोग तो इसमें मधुमेह टिक लगा दिए होंगे आंसर में, लेकिन यहाँ पर अति श्रवण से पूछा गया है। तो अति श्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है, याद रखिएगा। कम श्रवण से मधुमेह होता है, अल्प श्रवण से, लेकिन अति श्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ठीक है। अच्छा, इंसुलिन के बारे में हम बात करते हैं तो अग्नाशय से स्रावित होता है, अग्नाशय के लैंगरहैंस के बीटा द्वीपिका से, बीटा सेल से, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश, ठीक है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है।
और वह प्रकाश का वर्ण जो कांच की प्रिज्म से गुजरने पर न्यूनतम विचलित होता है। अच्छा, जब भी श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म पर आपतित करेंगे तो ये 7 रंगों में विभाजित होगा। ठीक है, 7 रंगों में ये विभाजित हो जाएगा, ये 7 कलर हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें से आप देखेंगे 7 रंगों में विभाजित होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा इसमें जो होता है तरंग दैर्घ्य किसका होता है, रेड का होता है, और सबसे कम वायलेट का होता है। ठीक है, बैगनी का होता है। लाल का सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। अब देखिए, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, लाल का सबसे ज़्यादा होता है, उसका विचलन सबसे कम होगा, यानी कि न्यूनतम विचलित होगा, तो यहाँ पर लाल आंसर होगा। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे जो है कम होगा ना, उसका अधिकतम विचलन होगा। यहाँ पर अगर अधिकतम पूछता तब बैगनी होता है। ठीक है ना, बैगनी होता तब। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको पता है ना, लेकिन यहाँ पर दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी है। ये अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये तो सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी ये डोडा बेटा है, ये नीलगिरी पहाड़ी पर है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। बैरोमीटर का, अच्छा बैरोमीटर का यूज़ आपको पता है ना। बैरोमीटर का यूज़ किसको नापने के लिए किया जाता है, तो वायुदाब को। ठीक है ना, वायुदाब। बैरोमीटर क्या नापता है, वायुदाब मापता है। और इसकी खोज पूछा गया है, आविष्कार तो ई टेरिसोली ने किया था। मार्कोनी ने रेडियो का, जेल ब्रेड ने टेलीविज़न का, और जेबी डलनप ने वायवीय टायर का आविष्कार किया था। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है कि खसरा रोग का कारण क्या है। किसके कारण होता है खसरा रोग। परजीवी, कवक, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, वायरस यानी कि विषाणु, किससे होता है बताइए। खसरा रोग किससे होता है, फटाफट कमेंट करिए। तो ये वायरस से होता है, खसरा विषाणु से होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हर्षचरित्र के अनुसार, हर्षचरित्र के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद में प्रधान सेनापति क्या कहलाता था। हर्षचरित्र किसकी रचना है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वानभट्ट की रचना है। हर्षचरित्र किसकी है, वानभट्ट। एक मिनट रुकिए, वानभट्ट की रचना है। और देखिए फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि ये जो वानभट्ट है ये हर्ष के दरबारी कवि हैं, हर्षवर्धन के। ठीक है ना, और इन्हीं की रचना है हर्षचरित्र। और हर्षचरित्र के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद में जो सेनापति था ये क्या कहलाता था, तो फ्रेंड्स यह सिंहनाद कहलाता था। यह सिंहनाद कहलाता था। और देखिए, ये हर्षचरित्र जो है इसका अनुसार अगर हम बात करते हैं तो गज सेना का, ठीक है ना, जो गज सेना का प्रधान होता था, गज सेना का प्रमुख होता था, वो स्कंदगुप्त कहलाता था। जो अश्व सेना का प्रमुख होता था, अश्व सेना का, उसको कुंतल कहा जाता था। और जो प्रधान सचिव, सिर्फ प्रधान सचिव होता था, उसको भंडी कहा जाता था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन से हैं। इसमें से कौन है 10 कुमार चरित्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो फ्रेंड्स, ये आपके डंडी है ना, डंडी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पाणिनि के अष्टाध्यायी आपको याद ही होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। नहीं पूछा गया है त्रिरत्न में, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल क्या है, बुद्ध, धम्म, संघ, ये शामिल हैं। सम्यक दर्शन नहीं है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पर मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं, क्या कहलाती हैं। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं, उनको क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको कंटूर्स लाइन कहा जाता है, कंटूर्स रेखाएं। आइसोहाइट किसको कहा जाता है, तो देखिए आइसोहाइट कहा जाता है जो समान वर्षा वाले स्थान को मिलाता है, और जो समान वायुदाब को मिलाता है, मतलब वायुदाब वाला स्थान को, उसको आइसोबार कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जैन धर्म में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। 4 महाव्रत पहले जान लीजिए कौन कौन से हैं। तो ये 4 महाव्रत जो हैं ये अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ठीक है ना, ये 4 महाव्रत थे पहले। इसको जोड़ा था जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जोड़ा था। और 5वां जो है ये ब्रह्मचर्य है। तो 5 महाव्रत हो गए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पांचों का नाम सुनिए। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। और ये ब्रह्मचर्य जो था ये वर्धमान महावीर ने जोड़ा है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला समाचार पत्र था। आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। और आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। ठीक है ना। चलिए, भारत का पहला समाचार पत्र जो है ये बंगाल गजट है। जेम्स अगस्तस हिक्की ने इसको स्टार्ट किया था, जेम्स अगस्तस हिक्की ने। ठीक है,
स्कोर कमेंट कर दीजिए। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए।